नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के लिए ये ऑनलाइन क्लासेज हैं। हिंदी साहित्य में जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें रीतिकालीन काव्य है और इस रीतिकालीन काव्य में जो है केशव को अपन ने पढ़ा है, उनकी व्याख्याएं मैंने आपको बताई है, उनका परिचय मैंने आपको दिया है, उनके बारे में थोड़ा सा विवरण भी मैंने आपको बताया है। अब एक नमूना, एक वानगी आपको मैं बताता हूँ कि निबंधात्मक प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनको हल कैसे किया जाता है, किस तरह से शुरुआत की जाती है, कैसे कैसे उदाहरण दिए जाते हैं, उसकी प्रश्न की जो डिमांड है, मांग है, उसका जो उत्तर की अपेक्षा है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जो भी निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप कम से कम 6, 7, 8 पृष्ठों तक उत्तर दें, क्योंकि ये लगभग जो है 16 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो आप उसकी मांग के अनुसार जो है उसके उत्तर को गढ़ा बढ़ा सकते हैं। वो कितना लेंथी है, कितना वो जो है उत्तर मांगता है, उसके हिसाब से अपना उत्तर दें। और जो उदाहरण दें, अपनी बात को समझाने के लिए जैसे उदाहरण आप देते हो तो आप अपने पाठ्यक्रम से ही दें, क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ होता है, उसके जो भाव हैं वो आपको पता होते हैं। तो पाठ्यक्रम से देने से क्या होता है, एक तो रिपीटेशन हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाती है, और उसको आप जो है एक अच्छी तरह याद कर लेते हैं और वो व्याख्या में भी काम आता है। अगर उसकी व्याख्या भी आ जाती है तो वो भी काम आता है। तो इस तरह से जो है आप एक निबंधात्मक प्रश्न है कि केशव का काव्य सौष्ठव या काव्य कला, केशव के काव्य कला को समझाइए या केशव के काव्य सौष्ठव को समझाइए, उदाहरण से ही समझाइए। अब काव्य सौष्ठव जहाँ पूछ लिया जाता है वहाँ कवि के जो दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, इन दोनों पक्षों के बारे में आपको विस्तार से बताना होता है। तो प्रश्न का उत्तर जो है, शुरुआत जो है वो आपको कवि का परिचय देते हुए करनी चाहिए। इसकी प्रमुख रचनाओं का जो विवरण देते हुए आपको जो है वहाँ तक संदर्भ बताते हुए वहाँ तक आपको कला सौष्ठव तक जाना चाहिए, काव्य सौष्ठव तक आपको जाना चाहिए। फिर वहाँ से आपको जो है मूल प्रश्न का उत्तर देना शुरू करना चाहिए। तो आप प्रश्न का जो शुरुआत है, आरंभ है, वो कैसे करोगे कि आचार्य केशवदास का जन्म 1618 विक्रम संवत में ओरछा में हुआ था। पिता का नाम काशीनाथ था। ओरछा के दरबार में उनके परिवार का बड़ा मान सम्मान था, दबदबा था। केशव स्वयं ओरछा नरेश के महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव मिले हुए थे, यानी ये बड़े ठाट बाट से रहते थे। इनका परिवार भी बड़ा ठाट बाट था, सामंत जैसे इनका परिवार था। केशव संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उद्भट कहते हैं बहुत बड़े हुए। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार प्रसार था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे। उनके कुल की संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना, उनके कुल में संस्कृत को छोड़ करके हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगा था। इसके लिए उन्होंने लिखा भी है कि भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मती केशव दास। यानी जिनके नौकर चाकर भी, दास भी जिस भाषा को बोलना नहीं जानते हैं, उस भाषा में कविता करना जड़मती मूर्खता है केशवदास की। ये इनको थोड़ा सा आत्मग्लानि सी हुई होगी कि मैं जो है संस्कृत को जो छोड़ करके, देव भाषा को छोड़ करके कैसे मैं जो है हिंदी में जो है कविता कर रहा हूँ। केशव का स्वभाव तो वैसे इनके ऊपर जो है हृदयहीनता का आरोप लगता है।
हृदयहीनता का आरोप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगाया था। रामचंद्र शुक्ल जो बहुत बड़े आलोचक हैं, उन्होंने जो है इनको हृदयहीनता का, कठिन काव्य का, प्रेत का, ऐसे जैसे जो है मानक दिए थे। लेकिन केशव जितने शरीर कदकाठी से कठोर दिखते थे, हृदय उनका उतना ही कोमल था। केशव बड़े भावुक और रसिक प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि एक बार वृद्धावस्था में वे किसी कुएं पर बैठे थे। वहाँ पानी भरने के लिए आई कुछ स्त्रियों ने उन्हें बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर उन्होंने निम्न दोहा कहा। क्या कहा उन्होंने? केशव केसनी असी करी, बरही जस न कराही, बैरही जस न कराही, चंद्र वदन मृग लोचनी, बाबा कही कही जाए। केशवदास कहते हैं कि इन सफ़ेद बालों ने ऐसी हालत की, ऐसी अवस्था की, जो मेरी ऐसी अवस्था कर दी जो एक बैरी की भी नहीं होनी चाहिए, एक दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। केशव केसनी, केसनी कहते हैं बालों को, असी करी, ऐसा इन बालों ने ऐसा कर दिखाया, बैरही, दुश्मन दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं हो। क्या नहीं हो? कि चंद्र बदन, चंद्रमा के समान मुख वाली, मृगलोचनी, मृग के समान आंखों वाली जो युवती है, वो उनको बाबा कही कही जाए, बाबा संबोधन करके चली जा रही है। संबत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह को दे दिया। केशव कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में रहे, फिर गंगा तट पर चले गए और वहीं रहने लगे। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो रामचंद्रिका है। याद रखिएगा, सबसे जो प्रसिद्ध कृति है जिनको इनका मान सम्मान मिला है वो रामचंद्रिका है। ये देखिए कि रामचंद्रिका जो राम के जीवन के बारे में है, तो रीति काल में भी जो है राम काव्य की रचना हो रही है। और वो ये रचना जो है रामचंद्रिका की जो रचना की है वो एक सौदेश्य की गई है, काव्य शास्त्र को समझाने के लिए की गई कथा के माध्यम से। 1680 विक्रम संवत में उनका देहावसान हो गया है, यानी 1680 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो इस तरह से आपको जो है थोड़ा शुरुआत आपको इन्हीं मिलते जुलते शब्दों से करनी चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध जो है दोहा हिंदी साहित्य में है कि सूर सूर तुलसी ससी, उड़गन केशो दास, अब के कभी खद्योत सब, जह तह करत प्रकाश। कि सूर सूर है, सूरदास सूर्य की तरह है, तुलसी शशि है, चंद्रमा की तरह है, और उड़गन केशवदास, और जो तारे हैं वो केशवदास है। यानी इस साहित्य नक्षत्र में सूर्य तो सूर्य की तरह है, तुलसी चंद्रमा की तरह चमकता है, और तारों की तरह ये चमकते हैं केशवदास। अब के कवि खद्योत्सम, अब के कवि छोटे मोटे जो ये खद्योत हैं, ये जो ग्रह हैं छोटे मोटे, उनकी तरह हैं, जहाँ तहाँ करत प्रकाश, जहाँ तहाँ प्रकाश करते रहते हैं। अर्थात जैसे छोटे मोटे ग्रह हैं उनकी रोशनी कम होती है, लेकिन सूर्य चंद्रमा और जो बड़े बड़े तारे हैं उनकी रोशनी ज़्यादा होती हैं। तो उनका साहित्य, किनका, सूर्य, तुलसी और केशव का साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छी मात्रा में लिखा है, बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में लिखा है। आज के कवि तो छोटा मोटा लिख करके अपना इतिश्री मान लेते हैं। इस प्रचलित दोहे में सूरदास को सूर्य, तुलसी को शशि स्थापित करते बताया है कि केशव उड़गन अर्थात तारे के समान हैं। जो भी हो, कवि सूर्य और तुलसी की क्षमता की बराबरी कर सके, उसके काव्य का महत्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। जो तुलसी और सूर्य की बराबरी कर सके, उनके बराबर बिठाया जा सके, महत्व उनका आंका जा सके, तो उसका महत्व अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव पर हृदयहीनता तक आरोप लगाने के बाद भी इनकी काव्यगत महत्ताओं को अक्षुण स्वीकार किया है। यानी अक्षुण, बिना किसी काट फांस के, बिल्कुल वैसे के वैसे स्वीकार किया है। केशव अपने युग के प्रमुख कवि थे, इसलिए अपने काल का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता भी थी। उनके काव्य कला के अद्भुत सृजन ने साहित्य मर्मज्ञ का ध्यान आकर्षित अभी भी कर रखा है। अभी भी रामचंद्रिका की आलोचना होती है, बार बार लोग इसका उदाहरण लेते हैं, बार बार आलोचना के लिए इसको रामचंद्रिका को आधार बनाते हैं।
केशव के काव्य के मूल्यांकन करने के लिए रामचंद्रिका संपूर्ण विशेषताओं से युक्त है। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य, याद रखिएगा। किसी भी कवि के काव्य का सर्वांगीण विवेचन करने के लिए उसके आंतरिक भाव पक्ष और बहिरंग कला पक्ष पर दृष्टिपात किया जाता है। भाव पक्ष कवि की अनुभूतियाँ होती हैं, कल्पना होती है, विचार होते हैं, या उसमें छुपा हुआ कोई संदेश भी होता है, वो उनका एक भाव पक्ष कहलाता है। जबकि कला पक्ष में कविता का जो शिल्प विधान है वो आता है, और शिल्प विधान के अंतर्गत भाषा, शैली, छंद, अलंकार, प्रतीक इत्यादि का जो है एक सुंदर सामंजस्य होता है, वो कला पक्ष कहलाता है। तो ये एक पहला पार्ट है ये इसका निबंधात्मक प्रश्न का, जो है मैंने आपको इसकी शुरुआत की है। यानी आपको शुरुआत कैसे करनी है, किस तरह से शुरुआत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, प्रश्न के उत्तर तक पहुंचना है। तो पहले तो आप सामान्य जानकारी दीजिए, कवि के बारे में दीजिए, रीतिकाल के बारे में दीजिए, कवि की रचनाओं के बारे में दीजिए, कवि का जो है वातावरण बताइए, परिवेश बताइए, उस वक्त के जो हालात हैं उनकी चर्चा कीजिए, ताकि वो एक भूमिका के रूप में आपके प्रश्न की जो है प्रश्न की भूमिका के रूप में ये बातें आ सके। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं। तो ये मैं आपको पार्ट 1 जो है वो मैंने इसमें बताया है। ऐसे ही मैं जो है इस प्रश्न को हल करने का तरीका जो है वो आपको बताता जाऊंगा वीडियो बनाते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो है देखेंगे कि इसके अगला प्रश्न की शुरुआत अपन जो करते हैं, उसके बाद मूल प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में जो है जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।